करती हूँ। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, साइंस सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्णमाला के बारे में, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ण होते क्या हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं वर्ण से। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में वर्ण उस मूल को, वर्ण उस मूल ध्वनि, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके भाग या टुकड़े, जिसके भाग या टुकड़े, भाग या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके भाग या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, व, च आदि जो हैं, ठीक है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। वर्ण भाषा की क्या कहलाती है, सबसे छोटी इकाई कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है, या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो वर्ण किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके भाग या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताए, अ, व, च आदि जो हैं इसके टुकड़े नहीं होते। यह वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं। या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं वर्ण को कि ध्वनियों के वे मौलिक और सूक्ष्म रूप जिन्हें विभाजित नहीं किया जाता या जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, वे वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो इसमें जो वर्ण है, ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, तो इसमें अगर कुछ उदाहरणों से हम वर्णमाला को समझें, तो इसमें जो वर्णमाला वर्ण है, तो इसमें जैसे कोई शब्द है राम, नाम, तो इसमें जो राम और नाम शब्द हैं, राम और नाम दोनों शब्दों में चार चार मूल ध्वनियां हैं, ठीक है। किस तरह से, जिनके भाग या खंड नहीं किए जा सकते, जिन्हें किस तरह से पहचाना जा सकता है, तो इसमें जैसे राम शब्द है, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं, र जमा आ जमा म, तो क्या बन गया, राम, ठीक है। तो इसके बाद जैसे नाम शब्द है, तो नाम को भी हम इस तरह से ही करेंगे, न जमा आ जमा म, क्या बन गया, नाम बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पहचान हम कर सकते हैं। तो इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं अखंड जो मूल ध्वनियां हैं, इनको क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको किसके थ्रू बता दिया, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, वर्ण कहलाया, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट आ गई वर्णमाला। तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आगे शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, तो इसमें जो है, जब बहुत सारे वर्ण एक समूह का रूप ले लेते हैं, ठीक है, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को मैंने बता दिया, तो सिंपल से शब्दों में भी हम वर्णमाला को बोल सकते हैं, जब बहुत सारे
बहुत सारे वर्ण एक समूह, वर्ण एक समूह का रूप ले लेते हैं, का रूप ले लेते हैं, तो उसे वर्णमाला कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। तो इसमें हिंदी वर्णमाला जैसे अ, आ, क, ख इत्यादि क्या हो गई? वर्णमाला। और जैसे अंग्रेजी भाषा की है, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला, तो इसमें किस तरह से है? जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गई? भाषा की वर्णमाला, अपनी अपनी भाषा की वर्णमाला हो गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है वर्ण के जो प्रकार हैं आगे, वो कौन कौन से हैं? वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार हैं कितने? दो हैं। कौन कौन से? नंबर एक पे स्वर, और दूसरा क्या है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो ये क्या है? दो वर्ण के प्रकार हैं। ठीक है, तो इसमें स्वर जो हैं, स्वर किसे कहते हैं? तो सबसे पहले स्वर को जान लेते हैं। स्वर, स्वर हिंदी भाषा में कुछ ऐसे वर्ण हैं, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे वर्ण हैं, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के लिए, जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो हिंदी भाषा में उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी भाषा में उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, और किसी भी स्वर की ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि या वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ठीक है, वायु मुख विवरण में किसी बिना कोई अवरोध के बाहर जब निकलती है, हिंदी वर्णमाला कहलाती, हिंदी जो स्वर होते हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आदि जो हैं स्वर हैं। ठीक है, तो आगे क्या है? स्वरों के प्रकार हैं, तो कौन कौन से हैं? स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार हैं मूल स्वर, संयुक्त स्वर, मूल स्वर और संयुक्त स्वर।
तो इसमें जो प्रकार हैं, इसमें मैंने आपको बताया मूल, ह्रस्व या लघु स्वर, तो ये एक ही है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं? मात्राएं आती है इसमें अ, ई, उ और री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो है, इसमें जो मात्राएं आती हैं वो है आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। ठीक है, और प्लूत स्वर, प्लूत स्वर में कौन सी मात्रा आती है? ओ, म। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो मूल स्वर हैं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें ह्रस्व स्वर आता है। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, वे मूल स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व या लघु स्वर कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अ, ई, उ, री आदि। ठीक है, किसमें आते हैं? मूल स्वर में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक, ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ। ठीक है, तो इसमें किससे? ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है। इसके बाद जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, सबसे अधिक समय लगता है, वे प्लूत स्वर कहलाते हैं। कौन? जैसे ओम। ठीक है, तो ये कौन से कहलाए? मूल, दीर्घ और प्लुत स्वर। ठीक है, स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई थी 11 होती है। ठीक है, और प्लुत स्वर जो है हिंदी व्याकरण में वह स्वर अथवा वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, प्लुत स्वरों में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे सरल शब्दों में हम बोले, सिंपल वर्ड में हम कहें, तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से कहलाए? प्लुत स्वर कहलाए। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। वह योग वाह स्वर कितने होते हैं? वह अयोग वाह स्वर
2 होते हैं, ठीक है। जैसे अ, आ, ई, ई, उ, 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 ए, ए, री, ओ, औ, व, अयोगवाह स्वर अ और न, ठीक है। तो इस तरह से स्वरों की संख्या अयोगवाह और स्वरों की संख्या कितनी हुई, 11 हुई और 2 अयोगवाह स्वर हुए, ठीक है। इसके बाद अनुस्वार के लिए कौन सा चिन्ह लगता है? अनुस्वार के लिए ये चिन्ह का यूज किया जाता है और विसर्ग के लिए विसर्ग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जाना स्वर के बारे में, ठीक है। और इसके बाद है जीभ के आधार पर भेद जो है जीभ के आधार पर भेद, जैसे अग्रस्वर, अग्रस्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रस्वर, जीभ का अग्र भाग काम करता है, भाग काम करता है, जैसे ई, ई, ए, ठीक है। तो अग्रस्वर कौन से कहलाए? ई, ए। इसके बाद मध्य स्वर, जीभ के आधार पर जो भेद है, नेक्स्ट है मध्य स्वर। मध्य स्वर, तो मध्य स्वर कौन से? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, मध्य भाग काम करता है, जैसे अ, ठीक है। नेक्स्ट है पसच स्वर, तो ये नेक्स्ट है जीभ के आधार पर भेद, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पसच भाग काम करता है, जैसे आ, उ, उ, ओ और औ, ठीक है। इसके बाद है संवृत और विकृत स्वर, संवृत और विवृत स्वर। तो इसमें संवृत जो है, इसके उच्चारण
में मुख द्वार सकरा हो जाता है। मुख द्वार सकरा हो जाता है, सकरा हो जाता है। जैसे कौन कौन से आएंगे इसमें? ई, ई, उ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संवृत्त स्वर जब बोले जाते हैं या उच्चारण किया जाता है तो इसके उच्चारण में मुख द्वार कैसा हो जाता है, सकरा हो जाता है। ठीक है, और अर्ध संवृत्त स्वर जो है, अर्ध संवृत्त स्वर, तो इसमें क्या होता है, अर्ध संवृत्त स्वर जो है वो क्या होते हैं, इसमें जो मुख द्वार होता है कम सकरा होता है। जैसे कि इसमें आते हैं ए, ओ। ठीक है, तो इसके बाद विवृत स्वर, विवृत स्वर जो होते हैं मुख द्वार पूरा खुला होता है, मुख द्वार पूरा खुला होता है। ठीक है, मुख द्वार क्या होता है, पूरा खुला होता है। तो इसमें जो है कौन कौन से शब्द आते हैं, आ। ठीक है, और इसके बाद है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर जो होते हैं इसमें मुख द्वार अध खुला होता है। ठीक है, मुख द्वार क्या होता है, अध खुला होता है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, अ, ए, ओ और अ। ठीक है, तो कौन से कहलाए, संवृत और विवृत स्वर कहलाए। इसके बाद है संध्य और सामान्य स्वर, संध्य और सामान्य स्वर। संध्या और सामान्य स्वर जो हैं, संध्या जो स्वर हैं जैसे ए, ओ और ओ। ठीक है, और सामान्य स्वर जो हैं वो कौन कौन से, अ, आ, ई, उ, री, न और अ। ठीक है, तो कौन से कहलाए, समान स्वर कहलाए और संध्या स्वर कहलाए। ठीक है, तो इस तरह से स्वरों के बारे में आपने जाना। और इसमें अगर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए, इसकी क्लासिफिकेशन की जाए, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण जिसमें मूल स्वर जो है अ, ई, उ और री। ठीक है, इसके बाद दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। ठीक है, इसके बाद दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर जिन्हें कहा जाता है, सजातीय स्वर, दीर्घ संधि स्वर कहा जाता है। जैसे इसमें क्या वर्गीकरण होगा, आ, ई, उ। ठीक है, और विजातीय स्वर, संयुक्त स्वर जिन्हें कहा जाता है, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर में ए, ओ और अ आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, और इसके बाद स्वरों का जो उच्चारण स्थान है तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान, वर्ण और उच्चारण स्थान। तो इसमें सबसे पहले कण इसमें आएगा वर्ण। वर्ण कौन कौन से, अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्गे। ठीक है, तो कौन सा उच्चारण स्थान है, कंठ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
जो वर्ण है ई, ई, च, छ, ज, झ, य, श, तो उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है री, जो वर्ण है री, ट, ठ, ड, ढ, र, श, षटकोण। ठीक है, तो इसमें जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? मूर्धा, उच्चारण स्थान मूर्धा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वर्ण जो है री, त, थ, द, ध, न, ल, स, तो कौन सा है उच्चारण स्थान? दंत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ण है जैसे उ, प, फ, ब, भ। ठीक है, उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ण है न, कंठ नासिका, उच्चारण स्थान कंठ नासिका। नेक्स्ट वर्ण ज, ज का उच्चारण स्थान मूर्धा नासिका, मूर्धा नासिका। नेक्स्ट है व दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ। इसके बाद न, तालु नासिका, तालु नासिका। इसके बाद म वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ नासिका, ओष्ठ नासिका। इसके बाद अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका। ठीक है, इसके बाद ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। ठीक है, और ए वर्ण जो है ए इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु। ठीक है, तो ये क्या कहलाए? वर्ण कहलाए। ठीक है, वर्ण और उनका उच्चारण स्थान कहलाया। तो इस तरह से आपने जाना वर्ण और स्वरों के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन शुरू करते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? जिनमें वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए, जिनमें वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं व्यंजन? जिनमें जिनमें वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं, या जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो बहुत साधारण सा है। ठीक है, मतलब इसमें व्यंजन जो है बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। ठीक है, तो इसमें जो मूल स्वरूप है इसका, मूल स्वरूप, मूल स्वरूप में जैसे क, च, छ, ज, झ, त, थ, ध। ठीक है,
तो इस पे क्या होता है, जब इनमें क्या होता है, अ लगने पर क्या होता है, अ लगने पर व्यंजनों के नीचे, अ लगने पर व्यंजनों के नीचे क्या हो जाता है, हलंत चिन्ह हट जाता है, हलंत चिन्ह हट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हलंत चिन्ह कैसे हटता है, जब अ लग जाता है। ठीक है, इसके बाद तो किस तरह से लिखा जाता है, क च, जिसमें मतलब इनमें से हलंत जो है हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद व्यंजन के जो भेद हैं कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन नंबर 1 पे, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से, क से म तक। ठीक है, क से म तक। इसके बाद नेक्स्ट है उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, तो इसमें ड ढ। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे अनुनासिक या नासिक, अनुनासिक या नासिक, तो इसमें कौन से आएंगे, न न न न म। ठीक है, इस मतलब प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण आता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ठीक है, और उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन जिन्हें कहा जाता है। नंबर 5 में उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, तो इसमें कौन कौन से, स श स ह, स स स ह इसमें आएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो ये क्या कहलाए, इसके भेद कहलाए। ठीक है, तो व्यंजन जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा में जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, जैसे क ख ग घ च छ ज, क ख ग च छ त थ द भ म इत्यादि जो हैं व्यंजन हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्पर्श व्यंजन है, व्याकरण के जिन व्यंजनों में वर्ण प्लस स्वर का उच्चारण करते इसमें जीभ मुंह के किसी एक भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्पर्श व्यंजन हैं वो कौन कौन से वर्ग में रखे गए हैं, क से म तक है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जो वर्ग हैं, तो इसमें सबसे पहले है क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ और ड, तो इसमें गले यानी कंठ को स्पर्श करता है, गले यानी कंठ को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क वर्ग के बाद च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ और न, च छ ज झ न,
यानी इसमें तालु को छूते क्या करते हैं, तालु को छूते हैं। ठीक है, ठीक है, स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ट वर्ग में ये मूर्धा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये मूर्धा को स्पर्श करते हैं, मूर्धा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ग है त वर्ग। त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध, न आते हैं। ये किसको स्पर्श करते हैं, दांतों को स्पर्श करते हैं, ये दांतों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ग क्या आ गया, प वर्ग आया। प, फ, ब, भ, म। तो ये किसे स्पर्श करते हैं, होंठों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन। इसके बाद जैसे अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंत का अर्थ होता है भीतर, अंतः का अर्थ मतलब भीतर। ठीक है, उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर रहे वो कौन से कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे य, र, ल, व। ठीक है, तो ये कौन से अंतस्थ व्यंजन कहलाए। और इसके बाद ऊष्म व्यंजन जो है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का अर्थ होता है गर्म। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण के समय, जिन वर्णों के उच्चारण के समय क्या होता है, हवा मुंह से या मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, श, श, ह, स, स, ह। ठीक है, तो ये किसमें आते हैं, ऊष्म व्यंजन में आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे संयुक्त व्यंजन क्ष किससे बना है, क जमा श, क जमा स बराबर है अक्षर क्ष बन गया। ठीक है, ये जैसे ज्ञ,
ज जमा न, ठीक है। ज्ञान, ये जैसे त्र, त जमा र, तो क्या बन गया? नक्षत्र त्र बन गया, ठीक है। ये जैसे श्र, श जमा र, क्या बन गया? श्रवण। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे पंचम वर्ण होता है, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक, जो पहले मैं अनुस्वार और अनुनासिक का बता दूं। अनुस्वार, अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक जो है, इस तरह से चिन्ह इनके होते हैं। तो इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। जैसे पंचम वर्ण पे इनका जो है प्रयोग होता है। जैसे कोई शब्द लिख दिया संभव, तो इसको हम जब न की बिंदी लगाएंगे अनुस्वार, तो इस तरह से लिख देंगे और अनुस्वार यहाँ पे आ जाता है, संभव बन जाता है, ठीक है। इस तरह से पंचम वर्ण, जो पंचम वर्ण होते हैं वो कौन कौन से? पंचम वर्ण आगे न, 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 म, ये क्या है? पंचमाक्षर कहलाते हैं, ठीक है। इस चिन्ह के बाद आने वाला क, च, ट, त, प वर्ग में से जिस वर्ग से इनका संबंध होता है, अनुस्वार उसी वर्ग के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। और अनुनासिक जो है, जब किसी स्वर का, जो अनुनासिक चिन्ह मैंने यहाँ पे आपको बताया, जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चंद्र बिंदु का जैसे हंसना, तो इस तरह से चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करते हैं। मतलब जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो कौन से? अनुनासिक कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, ठीक है। दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। तो इसमें क, घ, छ, झ, ठ, ठीक है। ट, ढ, थ, घ, फ, भ, ढ, श, स, स, ह, तो ये किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। इसके बाद आगे अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब प्रत्येक वर्ग का 1, 3 एवं 5वां, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। जैसे क, ग, ड, च, ज, न, ड, ण, ट, तो इस तरह से क्या आते हैं? अल्प प्राण में ये शब्द आते हैं, ठीक है। इसके बाद संघोष। संघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण संघोष कहलाता है या घोष कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो अघोष है, ये ध्वनियां विशेषकर व्यंजन होती हैं जिसमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है, जो संघोष है, ठीक है। इसके बाद घोष है,
घोष, घोष में वे ध्वनियां होती हैं, वे ध्वनियां होती हैं जिनमें स्वर कंपन होता है। ठीक है, तो घोष कहलाती हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण संघोष घोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो है अघोष, अघोष, अघोष जो होता है इसमें क, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, प, फ जो है आते हैं। ठीक है, और घोष में ग, घ, च, झ, झ, ज, द, ध, न, ढ इसमें आते हैं। ठीक है, ग, घ, ज, झ, द, ध, ड, ढ, ब, भ इसी में आते हैं। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अल्पप्राण संघोष कहलाते हैं। ठीक है, और अर्धस्वर कौन से हैं? अर्धस्वर, अर्धस्वर जो है य, व है। ठीक है, और पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? ल है। ठीक है, लुठित व्यंजन, लुठित व्यंजन र है। उष्म संघर्षी व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन जो है स, श, ह, जिनमें से स महाप्राण अघोष तथा ह महाप्राण संघोष होता है। ठीक है, तो इसमें कौन से हैं? यहां तक जो है ये कौन से होते हैं? महाप्राण अघोष, और ह जो है ह क्या है? महाप्राण सघोष। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना स्वर और व्यंजनों, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और हमसे जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।